आज हम हमारा ये चैप्टर 1 है, जो कि हमारा भूगोल का ये चैप्टर 1 होगा, जिसमें कि पहला चैप्टर का नाम क्या है, संसाधन एवं विकास। तो आज हम संसाधन एवं विकास के नोट्स और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि संसाधन होता क्या है। तो संसाधन क्या होता है कि हमारी आवश्यकता को पूर्ति हमारी आवश्यकता को पूर्ति करने वाली सभी वस्तुएं जो कि उपलब्ध प्रौद्योगिकी से प्राप्त किया जाए, साथ ही आर्थिक और सामाजिक रूप से मान्य हो, तो वैसे वस्तु को हम क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। मतलब संसाधन एक प्रकार की ऐसी वस्तुएं हैं जो हमारी आवश्यकता को पूरा करती है और जो उपलब्ध प्रौद्योगिकी है उसके द्वारा वो प्राप्त किया जाए, साथ ही वह आर्थिक और सामाजिक रूप से मान्य हो। तो संसाधन का वर्गीकरण हम अलग अलग आधारों पर करते हैं। पहली आधार है वो है उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को हम दो भागों में बांटते हैं। एक है हमारा जैव संसाधन, जिसमें कि प्राणी मतलब जितने भी जीवित जीव होते हैं वो सब जैव संसाधन में होते हैं। अजैव संसाधन जिसमें कि निर्जीव चीज़ें होती हैं, जैसे चट्टानें हो गई, जल हो गई, धातुएं हो गई, सब अजैव संसाधन है। फिर आते हैं समापव्ययता के आधार पर। तो समापव्ययता के आधार पर दो तरह के संसाधन होती हैं। एक होती है नवीकरणीय संसाधन, जिसमें कि जल है, वायु है। दूसरा नवीकरणीय संसाधन मतलब ऐसा संसाधन जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि वायु है, जल है। अनवीकरणीय संसाधन मतलब जिसे नया नहीं किया जा सकता, मतलब पुनः उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते, वो खत्म हो जाने वाली है। जैसे कि खनिज हो गया, खनिज तेल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, ये सब क्या होता है, अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्राप्त देखिए, स्वामित्व के आधार पर संसाधन जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 तरह के होते हैं। पहला क्या है हमारा निजी संसाधन, जिसमें कि हमारा घर हो गया, हमारा खेत हो गया, ये सब आते हैं निजी संसाधन में, मतलब केवल एक व्यक्ति का अधिकार होता है। सामुदायिक संसाधन, जिसमें कि एक समुदाय विशेष का अधिकार होता है। जैसे पंचायत भवन हो गया। पंचायत भवन क्या हो गया, एक ग्राम में, एक गांव में एक पंचायत भवन होता है, तो उसी गांव का अधिकार रहता है, तो इसे सामुदायिक अधिकार संसाधन कहते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय संसाधन, मतलब जिस पर पूरे देश के लोगों का उस पर क्या होता है ना, उस पर अधिकार होता है। राष्ट्रीय संसाधन में क्या होता है, एक देश के अंदर में जितनी भी तरह के संसाधन हैं, एक देश के अंदर में जितनी भी तरह के संसाधन हैं, साथ ही जहाँ समुद्री सीमा है वहाँ से 12 मील तक की दूरी, जितनी 12 नॉटिकल मील तक की दूरी जो होगी, वो सबके सब सम्मिलित रूप से राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। मतलब हमारे देश के जितने भी भौगोलिक क्षेत्रफल है वो, और साथ में समुद्री सीमा से 12 नॉटिकल मील तक की जो दूरी होगी, उस सबके सब हमारी क्या कहलाएगी, राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है, तो देखिए जहाँ पर हम समुद्र से सटे हुए हैं, वहाँ से 200 मील दूर, 200 मील तक का जो क्षेत्र है वो हम उसमें अपना आर्थिक क्रियाकलाप कर सकते हैं। लेकिन 200 मील के बाद की जो दूरी होती है, 200 मील के बाद के जो स्थान होते हैं, जो समुद्र होते हैं, वो सब ओपन होते हैं, वो सब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। और उस पर हमें किसी भी तरह के काम करने के लिए हमें संयुक्त राष्ट्र संघ से अनुमति लेने की जरूरत पड़ती है। तो इन सबको हम क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब देखते हैं विकास के स्तर के आधार पर। तो विकास के स्तर के आधार पर संसाधन जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। एक होता है संभावित संसाधन। संभावित संसाधन क्या होता है, जिसकी संभावनाएं होती हैं, अभी हम वर्तमान में उसका बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ उसकी संभावनाएं हैं कि भविष्य में हम जब कोयला पेट्रोलियम खत्म हो जाएंगे, तब हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसे कि राजस्थान में सौर ऊर्जा है, अभी भी राजस्थान में सौर ऊर्जा का यूज हो रहा है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा है। फिर गुजरात में पवन ऊर्जा हो गया। तो ये सब क्या है ना, बड़े बड़े स्तर पर अभी नहीं किया जा रहा है, लेकिन हाँ भविष्य में ये सब किया जाने वाला है। तो ये संभावित संसाधन है। विकसित संसाधन क्या है, जिसका हम लोग अभी उपयोग कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास अभी 25,000 टन जो कोयला है, जिसका हम लोग यूज अभी कर रहे हैं। फिर आता है भंडार मतलब कि जिसके न तकनीक हमारे पास नहीं है। मतलब भंडार कहने का मतलब हम देख रहे हैं कि हाँ ये इसे हम संसाधन बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास वैसा तकनीक नहीं है कि हम उसको संसाधन के रूप में ले सके। जैसे जल है, H2 है, इसमें क्या है, हाइड्रोजन रहता है, और हाइड्रोजन क्या है, ये सबसे शुद्ध ईंधन माना जाता है। लेकिन हमारे पास अभी इस तरह की प्रौद्योगिकी नहीं है कि हम हाइड्रोजन को वाटर से अलग कर सकें। जिस दिन हम हाइड्रोजन को वाटर से अलग कर लेंगे, तो फिर हमारा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा एनर्जी का स्रोत हो जाएगा। तो वैसे संसाधन को हम क्या कहेंगे, इसे हम भंडार कहेंगे। फिर होता है संचित कोष। संचित कोष कहने का मतलब कुछ ऐसे संसाधन हैं जिससे हमारे पास वो तकनीक भी है कि हम उस संसाधन को यूज कर सकते हैं, लेकिन हम उसे जानबूझकर यूज नहीं करते। जानबूझकर यूज हम इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि हम आने वाले भविष्य के लिए उसे सुरक्षित रख रहे हैं। जैसे कि नदियों से विद्युत पैदा करना। हम सभी जानते हैं कि नदियों से विद्युत आसानी से टरबाइन के जरिए पैदा किया जा सकता है, लेकिन इसका बड़े पैमाने पर यूज नहीं किया जा रहा है, क्योंकि हम इसे संचित करके रख रहे हैं कि जब बाद में जब समय आएंगे, जब पेट्रोलियम, कोयला, डीजल वगैरह खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग किसका यूज़ करेंगे, संचित कोष का। मतलब ये नदी से विद्युत पैदा करने की उसके बाद कोशिश की जाएगी। संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे कि संसाधनों का ह्रास हो जाता है। संसाधनों का क्या होता है, ह्रास होता है, मतलब संसाधनों की कमी होने लगती है। वैश्विक पारिस्थितिकी संकट आता है। हम अभी जान रहे हैं कि बहुत तरह के जीव जंतु क्या हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। वो सब हमारे क्या है, वो सब संसाधनों के अत्यधिक उपयोग के कारण हो रहा है। संसाधनों का अपूर्ण वितरण होता है।
ठीक है। किसी संसाधनों का क्या होता है, अपूर्ण वितरण होने लगा। जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो संसाधनों का जो वितरण होता है वो अलग, वो क्या होता है ना, वो धीरे धीरे कम होने लगता है और साथ में कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम होने लगता है। अब हम भू संसाधन के बारे में देखेंगे। तो भू संसाधन में पहले जान लीजिए कि हमारा जो देश है, हमारे ऊपर हमारे देश में का जो ये जितने भी भूमि क्षेत्र हैं उसका किस तरह से वितरण किया गया है। इसमें इसमें 43% जो है वो 43% जो है वो मैदान है, 30% पर्वत वाला भाग है और 27% पठारी भाग है। ये याद रखना है, 43% मैदान है, 30% पर्वत भाग है और 27% पठारी भाग है। फिर हम आगे देखते हैं, हमारी जो कुल भूमि क्षेत्रफल है वो कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भूमि निम्नीकरण क्या होता है, तो भूमि निम्नीकरण का मतलब हुआ खेती के लिए अयोग्य होने की प्रक्रिया। मतलब जब भूमि खेती के लिए अयोग्य हो जाती है तब हम कहते हैं कि इस भूमि का क्या हुआ है, निम्नीकरण हो गया है। तो निम्नीकरण के कारण क्या क्या है, तो निम्नीकरण के कारण देख लीजिए, हरियाणा और पंजाब में अति सिंचाई, हरियाणा और पंजाब में अति सिंचाई। उसी तरह से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अति पशुचारण है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में वनोन्मूलन है। वन लगातार कटाई की जा रहा है, कहाँ, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में। इससे वहाँ पर भूमि निम्नीकरण हो रहा है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बहुत अधिक पशुचारण हो रहा है, मतलब पशुओं की चराई बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इससे वहाँ निम्नीकरण हो रहा है। फिर उसके बाद कर्नाटक और झारखंड में खनन का काम किया जा रहा है। कोयला जो निकाला जाता है उससे भी क्या होता है, भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। और औद्योगिकरण के कारण भी भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। औद्योगिकरण में क्या होता है, अपशिष्ट जल निकलते हैं, जो उद्योगों से अपशिष्ट जल निकलते हैं उन्हें नदियों में प्रवाहित किया जाता है और वही नदियों से प्रवाहित जो जल है वो भूमि पर जब आती है, जब वो भूमि पर आती है तो आने पर वो क्या करता है, ऊपरी परत, जो भूमि की ऊपरी परत है, जो मृदा होती है, जो मिट्टी होती है, उसमें पौष्टिक तत्व की कमी होने लगती है और वह मृदा जो है वो निम्नीकृत हो जाता है। इसका समाधान क्या है, इसके समाधान के लिए हमें क्या करना होगा, तो वृक्षारोपण करना होगा, चरागाहों का उचित प्रबंधन करना होगा, पशुचारण पर नियंत्रण करना होगा, रक्षक मेखला लगाना होगा। जैसे जो ढलान वाले इलाके हैं ना, उस सब जगह पर क्या करेंगे, रक्षक मेखला लगाएंगे। रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियाँ लगाएंगे वहाँ पर, जहाँ पर रेतीले टीले हैं, जहाँ से बालू या मिट्टी उड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, वहाँ पर क्या करेंगे, कांटेदार झाड़ियाँ लगा देंगे। खनन पर नियंत्रण करने की ज़रूरत है। औद्योगिक जल का परिष्करण के पश्चात उसका विसर्जन कर देना चाहिए। फिर नमी के संरक्षण एवं खरपतवार का नियंत्रण करने की जरूरत है। मृदा के जो होते हैं वो 6 प्रकार होते हैं। इन 6 प्रकार के बारे में हम देखेंगे। पहला जो है वो है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जो है ना, हमारे देश के 45% भाग में जलोढ़ मृदा है। इसमें क्या रहता है, इसमें पोटास की बहुलता होती है। ये सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के निक्षेप से बनाए गए होते हैं जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा आयु के आधार पर 2 तरह के होते हैं। एक होती है पुरानी जलोढ़ मृदा जिसे हम बांगर कहते हैं, और नई जलोढ़ मृदा जिसे हम खादर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं, और नई जलोढ़ मृदा को हम खादर कहते हैं। दूसरी दूसरी मिट्टी जो है वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी को हम लोग रेगूर मृदा भी कहते हैं। काली मिट्टी को हम रेगूर मृदा भी कहते हैं। ये इसमें क्या होता है ना, टिटेनिस फेरस एवं जीवाश्म इसमें रहते हैं और ये बेसाल्ट चट्टानों से बनाए गए रहते हैं। काली मृदा काली मृदा में आयरन, चूना, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम की बहुलता होती है। काली मृदा जो है वो कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है काली मृदा को। महाराष्ट्र हो गया, मालवा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इन सब जगहों पर काली मृदा बहुत बड़ी संख्या में मिलती है। लाल मिट्टी, तो लाल और पीली मिट्टी देखिए, इसमें लोहे के कण होने के कारण इसका रंग क्या होता है, लाल और पीला हो जाता है। ये अम्लीय होते हैं। चूने के उपयोग से उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। लाल और पीली मिट्टी जो होती है ना वो कम उपजाऊ भूमि होती है, इसलिए उसमें क्या होता है, चूना मिला दिया जाता है। चूना मिलाने से क्या होता है, ये उपजाऊ हो जाते हैं। ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, ये उड़ीसा में मिलते हैं, छत्तीसगढ़ में मिलते हैं, मध्य प्रदेश में मिलते हैं और गारो, खासी, जयंतिया के पहाड़ियों पर भी मिलते हैं। इसमें जैव पदार्थ कम होता है, इसीलिए क्या होता है ना, उसमें चूना मिलाया जाता है। ये इसमें लाल और पीली मिट्टी में चावल की खेती की जा सकती है, ज्वार की खेती, बाजरा की और मक्का की खेती की जा सकती है। लैटेराइट मृदा, लैटेराइट मृदा क्या होती है, ये उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में लैटेराइट मृदा मिलती है। इसमें होता क्या है, तो इसमें ह्यूमस कम मात्रा में होता है। इसमें ह्यूमस क्या होता है, कम होता है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में ये मिलते हैं। ये चाय, कॉफ़ी, काजू और मूंगफली के लिए मूंगफली इसमें उत्पादन किया जा सकता है। मरुस्थलीय मृदा, तो जानते हैं मरुस्थलीय मृदा मरुस्थलीय भाग में मिलेगा। ये क्या होता है, बलुई मिट्टी होते हैं, ये रेतीली एवं लवणीय होते हैं। ह्यूमस एवं नमी की मात्रा कम होती है इसमें। ये पश्चिमी राजस्थान में मिलते हैं मरुस्थलीय मृदा। उसके बाद आता है ये वन मृदा। वन या पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्र वाले भाग में होते हैं ये। नदी घाटियों में दोमट मृदा और सिलटदार मृदा मिलते हैं। क्या मिलते हैं, नदी घाटियों में हमें दोमट मृदा और सिलटदार मृदा मिलते हैं। अब हम आते हैं मृदा अपरदन कैसे होता है। मृदा अपरदन का मतलब होता है कि मिट्टी का एक जगह से किसी भी कारण के जरिए दूसरी जगह पहुंच जाना, मतलब, और ये कौन से कारण हो सकते हैं, मृदा एक जगह से दूसरी जगह हवा द्वारा उड़ा कर ले जाई जा सकती है, पानी द्वारा बहा कर ले जा सकती है, या हिमनद द्वारा अपने में मिलाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है। तो इस तरह से भूमि कटाव हमारा क्या होता है, मृदा अपरदन होता है। मृदा अपरदन जो होता है वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है चादर अपरदन। चादर अपरदन में क्या होता है,
कि जल या हवा द्वारा ऊपरी सतह का कटाव। चादर अपरदन में क्या होता है ना, सिर्फ ऊपरी सतह का कटाव होता है जल और हवा द्वारा। नलिका अपरदन क्या होता है, नलिका अपरदन में क्या होता है ना, ये तीव्र गति जल द्वारा नालियाँ बनाती हुई अपरदन, तीव्र गति जल द्वारा क्या होता है, नालियाँ बनाती हुई अपरदन किया जाता है। इसमें क्या होता है ना कि पूरी की पूरी भूमि ही करती चली जाती है। जैसे जब नदी का जो बहाव जब तेज होता है ना, तो उसके सामने जो जितनी भी जो मिट्टी वगैरह पड़ता है ना, तो वो सब क्या कहता है, उसे उसे काटते हुए नाली की तरह बनाते हुए आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, नलिका अपरदन बोलते हैं। इससे क्या होता है ना, भूमि जोतने योग्य नहीं रह जाती है, तो ऐसे भूमि को हम लोग उत्खात भूमि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्खात भूमि बोलते हैं, याद रखना है इसको। ये चंबल बेसिन में, अब चंबल बेसिन में क्या होता है, इसे उत्काहत भूमि नहीं बोलकर उसे खड़ भूमि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खड़ भूमि बोलते हैं चंबल बेसिन में। इसका कारण क्या है, तो कारण वही है, वन उन्मूलन है, अति पशुचारण है, निर्माण है, खनन है, कृषि है, वन हिमनदी जल का बहाव है, ये सब इससे कारण है। उपाय क्या कर सकते हैं, समुच खेती कर सकते हैं। देखिए समुच खेती होता क्या है ना, कि जहाँ पर ढाल वाला इलाका होता है, पर्वतीय क्षेत्रों में, इस तरह से ना इस तरह से हम घेरा बनाते हैं, मतलब इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, घेरा बनाते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, प्रत्येक इसमें प्रत्येक गोले में हम लोग खेती करते हैं। इससे क्या होता है ना कि वहाँ से मिट्टियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कठिनाई होती है, चाहे वो हिमनदी हो, चाहे चाहे वो हिमनदी हो, चाहे हवा हो, इस सबको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मिट्टी एक दूसरे से क्या होता है, संगठित हो जाते हैं समुचित खेती में। उसके बाद आता है सोपानी कृषि आता है। फिर हो गया घास की पट्टियाँ लगा देने से भी पवन से क्या कहते हैं, पवन से सुरक्षा मिल सकती है। रक्षक मेखला लगाया जाता है, रक्षक मेखला ज़्यादातर मरुस्थलीय क्षेत्रों में लगाया जाता है, जिसमें क्या होता है, कटीली झाड़ियाँ लगा दी जाती है। इससे भी क्या होता है, पवन द्वारा जो अपरदन होगा उससे सुरक्षा मिलता है। ये पश्चिमी भारत में की जाती है, जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात के कुछ क्षेत्र हो गया, वहाँ पर फिर बांध बनाकर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम भूमि का अपरदन को रोक सकते हैं। सतत पोषणीय विकास क्या है, देखिए सतत पोषणीय विकास जो है ना, वो भविष्य को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विकास करना। मतलब हमें क्या करना है, भविष्य का भी ध्यान रखना है कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, उन्हें भी क्या हो सके, उन्हें भी ऊर्जा के संसाधन मिल सके। उन सबको ध्यान में रखते हुए पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए जो हम विकास करते हैं, उसे बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास के लिए एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जो कि 1992 में हुआ था, रियो दी जनेरियो है कहाँ ये ब्राज़ील में है। वहाँ पर पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था एजेंडा 21 को स्वीकारना। एजेंडा 21 में ना सतत पोषणीय विकास पर बल दिया गया था। तो सतत पोषणीय विकास पर जो के लक्ष्य जो निर्धारित किया गया था, उसे एजेंडा 21 में बताया गया था, और इसे लागू करवाया गया 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में। कुछ हम तथ्य के बारे में देख लेते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना है, इससे क्वेश्चन आने की संभावना है। पहला है खेजरी आंदोलन हुआ था 1700 में, राजस्थान में हुआ था। चिपको आंदोलन हुआ था 1973 में, टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में है, ये टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। साइलेंट वैली आंदोलन जो कि ये 1978 में केरल में हुआ था। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में गुजरात में हुआ था। स्मॉल इज ब्यूटीफुल ये किसने कहा था, ये कहा था सुमाकर ने, इसे तो हर हाल में याद रखना है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसने कहा था, सुमाकर ने कहा था। महात्मा गांधी की एक बहुत बड़ी, महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए संसाधन है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ये तो याद ही रखना है, कोटेशन के रूप में रहेगा, ये महात्मा गांधी ने ये बात कहे थे। तो अब हम आते हैं इससे क्वेश्चंस को भी, इसी में एमसीक्यूज को देखते चलते हैं। तो पहला हमारा एमसीक्यूज है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो बिहार में 5% भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। नवीकरणीय योग्य संसाधन कौन है, ऐसे संसाधन जिसका पुनः हम प्राप्ति कर सकते हैं। तो वैसे संसाधन कौन है, पवन ऊर्जा भी है, वन भी है, जल भी है, मतलब उपयुक्त सभी है। इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। भारत में किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार हुआ है। तो सबसे अधिक वन का विस्तार जो है भारत में वो है केरल में हुआ है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का प्रकार है। तो उत्पत्ति के आधार पर हमने देखा कि संसाधन उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। फिर उसके बाद आते हैं, देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देश में बांध को भारत का मंदिर किसने कहा था, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। निम्नलिखित में राष्ट्रीय संसाधन कौन है, शमशान, चारण भूमि और बाग। देखिए इसमें जो गार्डन होता है ना, वो राष्ट्रीय संसाधन होता है। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। तो मरुस्थलीय मृदा जहाँ मरुस्थल होगा उस वाले राज्य में मिलेगा, जो कि राजस्थान है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। लौह अयस्क जो है वो एक बार ख़त्म हो जाने के बाद उससे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये क्या है, कैसे संसाधन है, ये अनवीकरणीय संसाधन है। क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। फिर उसके बाद है, इस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो सतत पोषणीय विकास की अवधारणा जो है वो है ब्रटलैंड कमीशन ने प्रस्तुत की थी। किसने की थी, बुटलैंड कमीशन ने प्रस्तुत की थी। ज्वारीय ऊर्जा, ये जुवारीय नहीं है, ये क्या है, ज्वारीय है।
तो ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? हम जानते हैं कि ज्वारीय ऊर्जा जो है समुद्र से प्राप्त की जाती है, तो ये ऊर्जा जो है वो पुनः पूर्ति योग्य ऊर्जा है। भारत में विश्व में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वनों का विस्तार है? तो भारत में जो है वो 19.27% क्षेत्र में वनों का विकास है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो हम ये देख चुके हैं कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के जो है वो 4 प्रकार हैं। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो इसमें प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है? वन प्राकृतिक संसाधन, नदियाँ है और खनिज है। क्या है? नगर प्राकृतिक संसाधन नहीं है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है? तो लौह अयस्क जो है वो अनवीकरणीय संसाधन में शामिल है। मृदा अपरदन का कारण क्या है? तो देखिए, मृदा अपरदन का कारण नदियों में बाढ़ का आना भी है, वनोन्मूलन भी है, कृषि में गलत तरीके से प्रयोग ये भी है, कृषि के गलत तरीके से, एक ही बात दो बार लिखा गया, तो उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। फिर ज्वारीय ऊर्जा नहीं, ये क्या है? ज्वारीय है। ज्वारीय ऊर्जा अभी हमने ऊपर ही देखा है। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार से संसाधन है? ये नवीकरणीय है। भारत में लैटेराइट मृदा पाई जाती है, तो भारत में लैटेराइट मृदा कहाँ पाई जाती है? तो इसके बारे में हम देख चुके हैं, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु, मतलब तीनों जगह पर पाई जाती है ये। इस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? सौर ऊर्जा असीमित है, पवन ऊर्जा असीमित है। तो संसाधन कौन सा भंडार सीमित भंडार किसका है? तो ये खनिज का है। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो इसमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है। और काली मृदा के बारे में हम जान चुके हैं कि इसे रेगुर मृदा भी कहते हैं, और ये कपास के फसल के लिए उपयुक्त होती है। तो इस तरह से हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है।